तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ટાટ એચએસ હિન્દી વિષય વસ્તુ ને પાઠ્યપુસ્તકને કરવા જઈ રહ્યા છે। જે એકમ છે આપણો 16મા નંબરનો, નામ છે આપણું કલ્પના શક્તિ। એને શરૂ કરી રહ્યા છે। કલ્પના શક્તિ બાલકૃષ્ણ ભટ્ટની રચના છે અને કયું છે? લખનાર છે બાલકૃષ્ણ ભટ્ટ। जन्म सन 1884, मृत्यु 1914। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से माने जाते हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश में। प्रारंभ में वे घर पर ही यानी 15-16 वर्ष तक उन्हें संस्कृत की शिक्षा मिली थी। स्थानीय मिशन स्कूल में वे 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। वे जमुना मिशन स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में रहे। वे एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार, निबंधकार थे। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका की वे संपादन भी कार्य किया तथा उन्होंने अपने विचारों को निबंध के रूप में प्रचारित यानी ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित किए हैं। अब जो हमें कल्पना शक्ति के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, वे हमारे लिए यानी कि ये इकाई हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इससे हम तय करेंगे। जो निबंध यानी समझो कि आ છે બાલકૃષ્ણ ભટ્ટ। હવે એનો કવિ પરિચય સાથે જન્મ મૃત્યુ એ પણ આપણા માટે એટલું જ ખાસ મહત્વનું રહે છે। બીજું કે એમનું જે શિક્ષણ બરાબર પત્રિકાનું સંપાદન છે, એમના કયા ક્ષેત્રમાં ખાસ યોગદાન છે, આટલી 4-5 વસ્તુ જે આપણે એને ખાસ યાદ રાખવાની બનતી હોય છે, એના પર આપણે ખાસ ફોકસ કરીએ। પણ હવે જે આપણી વિષય વસ્તુ છે એટલે કે કલ્પના શક્તિ ઇકાઈ, આ ગદ્યનો ભાગ છે અને લેખ સંગ્રહિત થયેલો છે। तो हम इस इकाई में कल्पना शक्ति क्या समझाना चाहते हैं कि सिर्फ कल्पना शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ मनुष्य के पास होती है। अन्य कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह सोच नहीं सकता, और मनुष्य के पास ये खास विशेषता है कि वह प्राणी होकर यानी सामाजिक प्राणी होकर ये सोच सकता है और कुछ चिंतन कर सकता है। प्रस्तुत निबंध यानी इस निबंध के जरिए लेखक ने कल्पना शक्ति के महत्व को दर्शाने की कोशिश की। वे कहना चाहते हैं कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की प्रतिभा का परिचायक है होती है। कवि और लेखक अत्यंत कल्पनाशील होते हैं, इनके बारे में बताया है। अपनी कल्पना के आधार पर ही वे दुनिया के अमर साहित्य का सृजन करते हैं। कल्पना सृजन के लिए अनिवार्य यानी कल्पना सृजन शक्ति का एक अनिवार्य तत्व के रूप में लेखक यानी निबंधकार देखते हैं। किंतु लेखक व्यंग्यपूर्ण भाषा में हमें यह भी बताना चाहते हैं क्योंकि कल्पना करना पर्याप्त नहीं होता, कल्पना के साथ साथ अभ्यास ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इससे क्या समझना चाहिए कि समझना ये है इकाई में कि कल्पना शक्ति का इन्होंने बखान तो किया। कल्पना शक्ति विशेष शक्ति है ज़रूर, कि साथ ही साथ कल्पना शक्ति के कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। इनको अभ्यास के जरिए इन कल्पना शक्ति को और विशेष बनाया जा सकता है। तो इन्हीं के बारे में अब इस इकाई में डिटेल में यानी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि इनमें किन किन बातों को कवि ने अपने उदाहरण निबंध है यानी निबंध के जरिए उन्होंने इन कल्पना शक्ति का क्या परिचय दिया। तो पहला है जो मनुष्य की मानसिक शक्ति, कल्पना शक्ति की अद्भुत शक्ति है। देखो, मनुष्य की मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। बहुत सारी शक्तियों में एक शक्ति है कल्पना शक्ति, जो एक अद्भुत शक्ति मानी है। दूसरा, यद्यपि अभ्यास से यह सतगुण यानी 100 गुना अधिक शक्तिशाली, यह गुण अधिक हो सकता है। इस पर सूक्ष्म अंकुर किसी के अंतःकरण में आरंभ से ही होती है। यानी कल्पना शक्ति को निबंधकार ने 100 गुना अधिक शक्तिशाली, सभी शक्तियों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली माना है। पर इसमें भी यह शक्ति किसी में यानी किसी मनुष्य में किसी में इनके अंतःकरण में पहले से ही प्रारंभ से होती है और बाकी को लाया जाता है, यानी उसे अभ्यास से
प्राप्त किया जाता है। जिस प्रतिभा के नाम से जिसे हम उसे हम आज प्रतिभा के यानी विशेष प्रतिभा मानते हैं और उसे विशेष प्रतिभा से पुकारते भी हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि जिसका कवियों के लेख में पूर्ण उद्गार देखा जाता है और हमें कल्पना शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ दिखता है, तो कवियों के लेख में और उनके उद्गार में हमें कल्पना शक्ति का विशेष आभार यानी विशेष हमें भार दिखता है। और उनको उदाहरण के जरिए भी समझाए तो किन किन, तो इनमें मशहूर यानी खास करके कालिदास, प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन, ये प्रभुत्व कवियों की कविता शक्ति की बात कही उन्हें इनकी कल्पना शक्ति की चित्तचकित यानी कि चित्त को चकित कर देने वाले, मुग्ध कर देने वाले तर्क वितर्क जैसी भूल भलैया जैसी कल्पना शक्ति को इन्होंने उदाहरण दिया है। अतः अंत में कहते हैं कि इसी सिद्धांत का आकार ठहरता है, यानी उन्होंने जो कहा कि एक मिनट, हाँ, चक्कर मारता टकराता अंत इसी सिद्धांत में आकर ठहरता कि वह कोई प्राक्तन संस्कार का परिणाम है। प्राक्तन यानी इसे प्राप्त किया जा सकता है या ईश्वर प्रदत्त शक्ति भी मानी जा सकती है, यानी यह कल्पना शक्ति प्राक्तन अभ्यास, कठिन अभ्यास से भी प्राप्त की जा सकती है और ये ईश्वर प्रदत्त शक्तियाँ भी है, यानी ईश्वर ने किन किन व्यक्तियों को खास यह शक्ति मिली होती है और किन किन व्यक्ति अपने अभ्यास के जरिए इन्हें प्राप्त करते हैं। कवियों का अपनी कल्पना शक्ति द्वारा ब्रह्मा के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं, यानी वह अपनी कल्पना शक्ति के सहारे ब्रह्मा के साथ यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के भी साथ ये तुलना कर सकते हैं, क्योंकि जगत सृष्टा को तो एक ही बार जो कुछ बनाना था सृष्टि निर्माण कौशल दिखाकर वे कल्पांत अकल्पना से बाहर यानी यहाँ से चले गए। यानी ये जो दुनिया बनाई कल्पना करने वाले ब्रह्मा ने जिस सृष्टि रचना की वो अपनी सृष्टि निर्माण कौशल दिखलाकर अकल्पनांत फरागत हो गए, नहीं अकल्पना के बाहर, कल्पना से बाहर तक ये चले गए हैं। पर कवि नित्य नई नई रचना गढ़ता है और न जाने कितनी ही सृष्टियों का निर्माण अपनी चातुर्य यानी कितनी ही सृष्टियों का निर्माण करने में अपनी चातुरता दिखाता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ बताया कि ब्रह्मा ने तो एक बार इस सृष्टि का निर्माण करके अपना कौशल दिखाकर अकल्पनातीत समय के लिए यहाँ से चले गए। पर कविजन जो नित्य है वो नित्य रोज नई नई सृष्टि रचना करते हैं और अपनी चातुर्य का चमत्कार दिखाते रहते हैं। आगे और कहते हैं कि यह कल्पना शक्ति करने वाले हृदयगत भाव या मन की परख की कसौटी का आदर्श है, यानी अभी अभ्यास यानी मन को परखने की कसौटी की बात करते हैं। यह कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले हृदयगत भाव या मन के परखने की कसौटी या आदर्श माना है। कल्पना शक्ति को इन्होंने क्या माना है? कल्पना करने वाले कवि उसके भाव को परखने का एक आदर्श मापदंड मान लिया है। शांत आगे उदाहरण देकर समझाते हैं कि शांत और वीर प्रकृति वाले श्रृंगार रस प्रधान कल्पना कभी नहीं कर पाएंगे। और उदाहरण करके समझाते हैं कि महाकवि मतीराम और भूषण इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। वे शांत और वीर प्रकृति वाले यानी जो शांत रस और वीर प्रकृति की काव्य रचना करते हैं वे कभी भी श्रृंगार रस प्रधान कविता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है तो कौन सा? महाकवि मतीराम और भूषण का। वे श्रृंगार रस में पगे यानी जयदेव श्रृंगार रस में महारथ हासिल करने वाले काव्य रचना करने वाले जयदेव की रसीली तबीयत के लिए दाख और मधु से भी अधिक मधुर गीत गोविंद ही इन रचना उनकी विशेष उपयुक्ति थी यानी विशेष उपलब्धि है। वे राम रावण या करुण अर्जुन युद्ध का वर्णन कभी भी उनसे नहीं बन पाएगा। यानी कवि जयदेव और महाकवि मतीराम जो वीर शांत और वीर रस की रचना करते हैं वे कभी भी राम रावण या करुण अर्जुन का युद्ध का वर्णन कभी नहीं कर पाएंगे। यावत मिथ्या और दरिग की बेलेगा ही इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर
किसी ने नहीं पाया। यह विधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यावत मिथ्या और दरिगी किबलेगाही यानी कल्पना शक्ति को उन्हें पिशाचिनी कहा। इनका कुछ कुप्रभाव भी दिखाया, जैसे कि अनुमान करते करते ऐसी कल्पना शक्ति वाली जो डाकिनी समान है, इसकी तुम्हें और छोर कभी नहीं मिला। उन्होंने आगे और छोर यानी पिशाचिनी क्यों कहा, उनका अनुमान करते हुए कहते हैं कि तुम्हें अनुमान करो तो हैरान कर देगा कि गौतम मुनि गौतम हो गए। कणाद किनका खा कर तिनका बिनने लगे, पर उन्होंने मन भावनी कन्या कल्पना को इन्हीं कल्पना शक्ति को पार नहीं पाया। उसी तरह कपिल मुनि बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते करते कपिल यानी पीले पड़ गए, तब भी उनका पार नहीं पाए, यानी कल्पना शक्ति को वे पार नहीं पा सके। इसी तरह व्यास ने इन बातों को समझा और इन तीनों महादार्शनिकों की दुर्गति देखकर मैं सोचा कि कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे, यानी भूतनी कहने का कारण ही इन्होंने समझाया। यह संपूर्ण विश्व जिसमें प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना ही कल्पना है। ये सब मिथ्या है, नाशवंत है, क्षणभंगुर है। बहुत सारे शब्द कल्पना के लिए कह दिए हैं, मिथ्या, नाशवंत, क्षणभंगुर। अतएव ये है, ये पाने लायक वस्तु है ही नहीं है। उन्होंने देखा देखी बुद्ध देव ने भी अपने बुद्धत्व को यह निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ है कल्पना जन्य है। यानी बुद्ध की बात करते, बुद्ध देव की भी बात कर देते हैं कि बुद्ध ये बात समझ गए, इसीलिए इनके पीछे ये पड़े नहीं। और उन्होंने बुद्धत्व को तत्व निकाला कि क्या, तो ये सब कल्पना जन्य, ये क्षणिक है, नश्वर है। ईश्वर तक उन्होंने इस कल्पना के अंतर्गत ठहरा कर शून्य और निर्वाण ही को मुख्य माना है, यानी कल्पना शक्ति को वे नकार देते हैं। आगे कहते हैं कि रेखा गणित के प्रवर्तक उक्लेदिस और यानी यूक्लिड ज्योमेट्री की हर एक शक्ल में बिंदु और रेखा की कल्पना करते करते सुकुमार मती इन दिनों के छात्रों का दिमाग भी चाट गए। यानी कि वे रेखा गणित के जो प्रवर्तक हैं, यूक्लिड की यानी ज्योमेट्री यानी हर एक शक्ल, यानी किसी भी शक्ल में वे रेखा और बिंदु को ढूंढते रहते हैं, यह बात कही है। कहाँ तक गिनावे संपूर्ण भारत का इस कल्पना के पीछे गारत हो गया। यानी भारत की बात करते हैं कि भारत का पूरा भारत ही इस कल्पना पिशाचिनी के पास गारत यानी गिर गया। वह कल्पना यानी थियरी में अतिरिक्त दिखाने के योग्य वे प्रैक्टिकल कुछ भी बातें कर सका नहीं, जो प्रैक्टिकल हो कुछ भी नहीं, केवल कोरी कल्पना करते करते भारत की यह दशा हो गई है। और यूरोप को देखो, यूरोप के अनेक वैज्ञानिक की कल्पना की शुष्क कल्पना से कर्तव्य यानी उन्हें उसे प्रैक्टिकल माना, यानी वास्तविकता के साथ उसे जोड़ा। वास्तविकता है या नहीं, कल्पना केवल कोरी कल्पना होती, थियरी नहीं, उसे जमीन पर उतारा नहीं जा सकता। पर यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों ने कल्पना को वास्तविकता के धरातल पर उतार कर परिणाम दिखाए हैं। यहाँ वालों को हाथ मल पछताना, यानी कल्पना केवल करना भारी पड़ गया। प्रिय पाठक, और ये लास्ट में अंत में कहते हैं कि प्रिय पाठक, यह कल्पना बुरी बला है, चौकस रहो, इसके पेच में कभी नहीं पड़ना, नहीं तो पछताओगे। आज हमने भी इस कल्पना में पढ़ते बहुत सी झूठी मूठी कल्पना कर आपका थोड़ा सा समय नष्ट किया तो क्षमा कीजिएगा। यानी कवि लास्ट में अंत में यही कहते हैं कि कल्पना करना अच्छी बात तो है, पर उन्होंने उदाहरण के जरिए कालिदास इन सबको दिखाया कि वे कल्पना करने में श्रेष्ठ थे। इनकी रचनाएं सभी कल्पना की पराकाष्ठाएं पार करती हैं, पर उन्होंने आत्म में देखा कि अभ्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी दर्शाया कि अभ्यास क्यों, तो यूरोप के वैज्ञानिकों यानी कि वो थियरी के साथ प्रैक्टिकल को जोड़ कर हुए चलते हैं, और यही हमारे लिए हिताव है। और भारत के पीछे जाने की कथा वस्तु को ये समझते केवल कोरी कल्पना थियरी, वे वास्तविक के साथ जुड़ जाए
तो ये सोने पे सुहागा हो सकता है। तो निबंध में यही कुछ सार था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ को भी समझ लेते हैं, जैसे प्रतिभा यानी बुद्धि, ठीक है, प्रतिभा यानी बुद्धि, कल्पना शक्ति। प्राक्तन यानी प्राचीन है। फारगत यानी छुट्टी यानी मुक्त करना। प्रदत्व यानी दिया हुआ। यावत मिथ्या, सब, यावत मिथ्या सब असत्य है, सब झूठ है। दरोग यानी असत्य, झूठ यानी पर्यायवाची शब्द हैं। हमें यह शब्द यावत मिथ्या और दरोगा यह एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। किबलेगाह, काबा यानी सम्माननीय व्यक्ति है, यानी त्याज्य हो, छोड़ने योग्य हो, तुच्छ हो, खराब हो। नश्वर यानी नष्ट हो जाने वाला। निर्वाण यानी मुक्ति। गारत यानी नष्ट, देखो दूसरा पर्याय शब्द गारत यानी नष्ट। नश्वर यानी भी नष्ट। तो ये दो पर्यायवाची शब्द हमें मिलते हैं, नश्वर और गारत। ये दोनों का एक ही अर्थ है, नष्ट, बर्बाद। પછી પગી हुई यानी डूबी हुई, सॉरी एक मिनट, पगी हुई, डूबी हुई, बराबर। प्रभूति, प्रतिभा और प्रभूति। प्रतिभा यानी बुद्धि, प्रभूति यानी इत्यादि। अकल्पनात यानी कल्पना के अंत तक ले जाए वह, कल्पना के चारों युग के बाहर की बात जो दर्शाता हुआ। फारगत यानी अलग या दूसरी बार आया। फारगत मुक्ति, छुट्टी, मुक्ति और अलग होना। अब हम स्वाध्याय भी साथ में कर लेते हैं। कल्पना शक्ति किस संस्कार का परिणाम है? कल्पना शक्ति किस संस्कार का परिणाम है? ऑप्शन है पाश्चात्य, नवीन, भारतीय और प्राक्तन। तो ये उचित प्रश्न का जवाब होता है कौन सा? यानी ये पाश्चात्य है। कौन सा है? पाश्चात्य। कल्पना शक्ति किस संस्कार का परिणाम है? तो ये नवीन, ओके, प्राचीन, नवीन, भारतीय, प्राक्तन, यानी पाश्चात्य लिखा है, यानी प्राचीन। मतीराम और भूषण कैसे कविता लिखते हैं? मतीराम और भूषण कैसी कविता लिखते हैं? मतीराम और भूषण ने, हमने कहाँ दिखा था? मतीराम और भूषण ने वीर रस, कौन सा? वीर रस से परिपूर्ण, एक मिनट, ओके। फिर है कवि कपिल के कितने तत्वों की चर्चा की? कपिल ने 25 कितने तत्वों को? 23, 25, 27, 28, तो कितने आएंगे? 25 तत्वों की इन्होंने रचना की। लेखक कल्पना को लेकर कैसे रहने के लिए कहते हैं? चौकस, निश्चिंत, अनिश्चिंत, भुलक्कड़। तो कैसे? चौकस, लास्ट में पढ़ा। लेखक ने कल्पनाजन्य को कैसा बताया है? लेखक ने कल्पनाजन्य को दुखदायक, सुखदायक, क्षणिक या नश्वर या भावनामय। तो हमें सभी को राइट आंसर पता, क्षणिक और नश्वर बताया है। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद हम सबको पता है कि वे किसकी? जयदेव, कवि जयदेव की रचना है। कौन से? कवि जयदेव की रचना है। यहाँ आएगा जयदेव। लेखक ने कल्पना की कैसी बला कहा? कल्पना को कैसी बला कहा? पिशाचिनी और भूतनी कहा। रेखा गणित के प्रवर्तक यूक्लिड या यूक्लिड, ठीक है। मनुष्य में सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति कौन सी? तो वह है अपनी कल्पना शक्ति। कविजन नई नई रचनाओं के जरिए क्या दिखाना चाहते हैं? कविजन नई नई रचनाओं के जरिए क्या दिखाना? कविगण नई नई रचनाओं के जरिए वो अपनी जगत सृष्टा ब्रह्मा के साथ जुड़ने को और नई नई रचना करके वो नई नई सृष्टि की रचना, अपनी चातुर्य भाव दिखाना चाहते हैं। लेखक किन कवियों की कल्पना शक्ति पर चित्त चकित और मुग्ध? कौन से नाम? तो हमें कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन आदि कवि की जो कल्पना शक्ति से वे चित्त चकित हैं और मुग्ध हैं। कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा किसके साथ होड़ करना अनुचित समझते हैं? किसके साथ होड़ करना अनुचित समझते हैं? तो वो जगत सृष्टा ब्रह्मा के साथ होड़ करना अनुचित समझते हैं। कल्पना शक्ति में किन को परखने की कसौटी है? यानी कल्पना करने वाले व्यक्ति को हृदयगत, कल्पना करने वाली शक्ति को किन को परखने की कसौटी है? तो वे ऐसे व्यक्ति जो कल्पना करने वाले व्यक्ति के हृदयगत भाव और उसके मन को परखने की
कसौटी मानते हैं। फिर लास्ट में जो 5-6 वाक्य है जो बालकृष्ण भट्ट के निबंध लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए थे, उनकी जो विशेषताएं हैं उन पर हमें प्रकाश डालना है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए बन सकता है। निबंध के तत्वों को समाहित करते हुए इनके विशेषताओं को हमें परिचय देना हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना भूलेगा मत। फिर से मिलेंगे, तब के लिए अलविदा।